आप सभी को नमस्कार। आज उद्यमिता विषयक इस मूक प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वह है व्यावसायिक विचार सृजन और उसके स्रोत। तो इस सेशन को सुनने के बाद आप सक्षम होंगे सबसे पहले तो यह जानने में कि व्यावसायिक विचार के सृजन के स्रोत क्या क्या हैं, यानी व्यावसायिक विचारों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हो सकती है, एक उद्यमी कहाँ कहाँ से व्यावसायिक विचार ढूंढ सकता है। इसके साथ ही यह भी आप समझने में सक्षम होंगे कि व्यावसायिक विचार का मूल्यांकन किस आधार पे किया जाए, यानी क्या पैरामीटर्स, क्या पैमाने हों जिनके आधार पे व्यावसायिक विचार का मूल्यांकन एक उद्यमी कर सकता है। और आप साथ में ये भी समझने में सक्षम होंगे कि व्यावसायिक विचार होते हैं उनका चयन किस तरीके से किया जाए, क्योंकि मूल्यांकन के बाद जो विचार बचते हैं उनमें से कौन सा व्यावसायिक विचार व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, वास्तविकता में लाया जा सकता है, उसको किस तरीके से चुना जाए, उसके चुनाव के क्या घटक होंगे, ये भी आप समझने में सक्षम होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। व्यवसाय की शुरुआत उसके विचार के साथ ही हो जाती है, क्योंकि जहाँ से विचार की उत्पत्ति होती है वहीं से ही उद्यमी को ऐसा लगता है कि मुझे अब अपने व्यवसाय को मूर्त रूप में लाना है। तो वह व्यावसायिक विचार ही होता है जो व्यवसाय की दिशा को तय करता है। जितना नया और अन्य विचारों से भिन्न व्यावसायिक विचार होगा उतनी ही अधिक उद्यमी के व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि व्यावसायिक विचार को उत्पाद या सेवा में बदलना उद्यमी का कार्य होता है। लेकिन यह विचार जितना नवीन होगा, जितना बेहतर होगा, उतनी ही अधिक संभावना बन जाती है उसके उत्पाद के लोगों को स्वीकार करने की और उसके उद्यम के सफल होने की। तो व्यावसायिक विचार कहीं से भी मिल सकता है, इसके लिए उद्यमी को अपनी चारों ओर बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ती है। सृजनात्मक होना होता है, तभी वह व्यावसायिक विचार जो उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ हो उसे अपने व्यवसाय के लिए चुन पाता है। तो व्यावसायिक विचार सृजन के स्रोत जो हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, उसके लिए उद्यमी को व्यावसायिक विचार को ढूंढने के लिए लगातार खोजी बने रहना पड़ता है और अपने व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ विचार को चुनना होता है। उद्यमी का विचार ही चूंकि उसके व्यवसाय का आधार होता है, इसलिए वह इसके लिए बहुत प्रयास करता है। एक व्यवसायी बहुत सारे स्रोतों से व्यावसायिक विचार को खोज सकता है, जिसमें सबसे पहला है व्यक्तिगत अवलोकन, यानी अपने आसपास नज़र बनाए रखना। व्यक्तिगत अवलोकन एक बेहतरीन माध्यम होता है व्यावसायिक विचार को पता लगाने का। व्यवसायी अपने आसपास हो रही चीज़ों को ध्यान से देखता है, समझता है और उनमें से विचार को ढूंढने खोजने का प्रयास करता है, और यह अवलोकन ही उसे मदद करता है नया कुछ पता लगाने का, जिससे वह यह जान पाता है कि लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं, लोग वास्तव में क्या चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं उसे उत्पाद या सेवा के रूप में कैसे लाया जा सकता है। व्यावसायिक विचार ढूंढने का दूसरा अच्छा माध्यम हो सकते हैं कर्मचारी। अगर आपका व्यवसाय पहले से चल रहा है तो कर्मचारी जो हैं, आप उनके साथ बातचीत कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए। उनके पास बहुत सारे विचार हो सकते हैं, उनसे चर्चा करके नए विचार पता लगाए जा सकते हैं और उनमें से जो बेहतर विचार हो उसे चुना जाए और उत्पाद या सेवा के रूप में लाया जाए। इसी तरीके से जब कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस प्रशिक्षण के दौरान कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारी गतिविधियां होती हैं, चर्चाएं होती हैं। तो उस दौरान भी आप अपने कर्मचारियों से बात कर सकते हैं, जो प्रशिक्षक हैं उनसे बात कर सकते हैं और नए विचारों के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही है सर्वे। उद्यमी स्वयं बाजार का सर्वे कर सकता है। यहाँ बहुत सारे ऐसी विशिष्ट संस्थान होते हैं जो इन कार्यों में लगे होते हैं। वो उद्यमी के बिहाफ पे उसके स्थान पर सर्वे करते हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बाज़ार में किस चीज़ का चलन चल रहा है, ग्राहकों की पसंद क्या है, इन सब की जानकारी मिल जाती है। या जो बहुत सारी एजेंसियां अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार करती हैं, उनके जो समंक होते हैं, उनके जो निष्कर्ष होते हैं, उसके विश्लेषण के माध्यम से भी उद्यमी अपने लिए नए विचार ढूंढ सकता है। उन समंकों को विश्लेषित करके, उनको खोज कर, उससे पता लगा के कि अंतर वास्तव में कहाँ है और उसे कैसे व्यावसायिक विचार के रूप में लाया जाए। इसके साथ ही मीडिया में व्यवसाय के वर्तमान चलन हो गए, उद्योग में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इन सब की खबरें आती हैं, चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं। तो उन विज्ञापनों से, उन रिपोर्टों से, उन खबरों से उद्यमी को लगातार पढ़ने से ये पता चल जाता है कि बाज़ार में क्या चल रहा है, ग्राहक किस उत्पाद या सेवा को चाहते हैं। जो मीडिया होता है उसके माध्यम से भी उद्यमी को बहुत सारे विचार मिल सकते हैं।
इसके साथ ही आप प्रदर्शनियों में भी जा सकते हैं। अगर आप उद्यमी हैं या उद्यमी बनना चाहते हैं तो ट्रेड फेयर या एग्जीबिशंस जिनको बोला जाता है, व्यापारिक प्रदर्शनियों में कई सारे उत्पादों को एक साथ देखा जा सकता है। और वहाँ चूँकि बहुत सारे आपूर्तिकर्ता होते हैं, बहुत सारे उद्योगपति होते हैं, बहुत सारे ऐसे उद्यमी होते हैं जिनके पास व्यावसायिक विचार होता है, वो वहाँ एकत्रित होते हैं, वह एक साथ रुकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे उत्पाद या सेवाओं के आइडिया के साथ वो आते हैं, विचार के साथ आते हैं, उत्पाद के साथ आते हैं। तो ये प्रदर्शनियाँ कई सारे विक्रयकर्ताओं को एक साथ एक मंच पर लेकर आती हैं, जहाँ से ये पता लगाया जा सकता है कि लोग किन किन विचारों के साथ काम कर रहे हैं, क्या नई सोच लोगों के पास है, क्या संभावित उत्पाद इन विचारों के रूप से लाए जा सकते हैं। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उद्यमी की अपनी इच्छा भी होती है। जैसे हम सभी की इच्छा होती है कि हमें ऐसा कुछ लाना है जो औरों से अलग हो, औरों से बेहतर हो। तो इस इच्छा में उद्यमी की अपनी सोच, अपना एक सपना होता है कि नहीं, मुझे ये लेकर आना है। तो सारी बातों के इतर उद्यमी की स्वयं की क्या इच्छा है, वो किस उत्पाद या विचार पे काम करना चाहता है, उसका सबसे ज़्यादा विश्वास कौन से विचार या उत्पाद पर है, उसे वह अपनी इच्छा अनुसार उत्पाद या सेवा के रूप में, मूर्त रूप में लाने का प्रयास करता है। तो उद्यमी की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है व्यावसायिक विचार को ढूंढने का। इसके साथ ही उद्यमी के मित्र, आपके आसपास आपके मित्र आपके व्यावसायिक विचार का एक बेहतरीन माध्यम हो सकते हैं। उनसे जब आप चाय पे चर्चा करते हैं, उनके साथ जब आप बैठते हैं, बातें करते हैं, गप्पे करते हैं और दुनिया जहान की बातें करते हैं, तो उस दौरान उनके अनुभवों से, उनकी बातों से भी आप समझकर नया कुछ निकाल सकते हैं, नया कुछ पता कर सकते हैं कि आखिर क्या लोगों के दिमाग में चल रहा है और उस पर कैसे काम किया जाए। तो इस तरीके से आपके मित्र भी आपके व्यावसायिक विचार का एक बेहतरीन माध्यम हो सकते हैं। परिवार, जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, परिवार के साथ बैठकर चर्चा कर, जब आप परिवार के सदस्यों से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, तो उनसे बातचीत के दौरान भी आप मित्रों की तरह ही बहुत अच्छे विचारों को पता लगा सकते हैं। घर में छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके परिवार के बच्चे अगर कॉलेज जा रहे हैं या महिलाएं बाहर खरीदारी करने जाती हैं, तो उनके अपने अनुभव होते हैं। तो इस तरीके से परिवार के सदस्य भी आपको ये पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि क्या चल रहा है और किस पे काम किया जा सकता है। तो व्यावसायिक विचार का एक अगला जो बेहतरीन माध्यम है वह है किताबें। किताबें व्यक्ति की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें ज्ञान का खजाना होती हैं, ज्ञान का भंडार होती हैं। उन्हें पढ़कर नई सोच विकसित होती है, नए विचार आते हैं जो व्यावसायिक विचार का एक माध्यम हो सकते हैं। किताबों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, विशेषकर जब उद्यमी बड़े लोगों की जीवनी पढ़ता है या आत्मकथा पढ़ता है, तो उसको बहुत कुछ पता चलता है कि उन्होंने कैसे परेशानियों का सामना किया, वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से आगे आए। तो इस तरीके से किताबों को पढ़कर भी उद्यमी नए विचार ला सकता है और किताबें उसे प्रेरित कर सकती हैं दुनिया को बदलने का अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से। इसके साथ ही इंटरनेट, आज हम सब जानते हैं इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे विचारों का भंडार है। एक क्लिक पर आप इंटरनेट से किसी भी अच्छे विचार को ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरनेट विचारों का समुद्र कहा जाता है, उस समुद्र में से आपको मोती चुन के आना है अपने लिए, तो वो बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इंटरनेट पे कई सारे उत्पादों का और सेवाओं का ऐप्स के रूप में या प्रोटोटाइप के रूप में या लोगों के पॉडकास्ट के रूप में, व्लॉग्स और ब्लॉग्स के रूप में देखा जा सकता है और उसमें से आपको नया कोई विचार आ सकता है जिसे आप अपने आगामी उत्पाद या संभावित उत्पाद के लिए ढूंढ के ला सकते हैं। इसके साथ ही बाज़ार के अंतर को मापना, बाज़ार को समझना, बाज़ार में क्या उपलब्ध है, लेकिन क्या उपलब्ध है और क्या ग्राहक उसे पसंद करते हैं, क्या ग्राहक उस उत्पाद से खुश हैं या वो उससे बेहतर कुछ चाहते हैं। ग्राहक क्या चाहते हैं, जब इस अंतर को उद्यमी माप लेता है, समझ लेता है, तो वहीं से उसे एक नया व्यावसायिक विचार मिल जाता है, क्योंकि यह अंतर ही है कि क्या उपलब्ध है और ग्राहक क्या चाहते हैं। इस अंतर को पाटने का काम उद्यमी का होता है और यही अंतर उसको
वास्तव में ये पता लगाने में मदद करता है कि ग्राहकों की अगर पसंद को समझना है तो ऐसा उत्पाद लाना होगा जो कि विद्यमान उत्पादों से अलग है और उनकी पसंद के अनुरूप है, क्योंकि ग्राहक बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उन्हें हमेशा नया कुछ चाहिए होता है, हमेशा बेहतर चाहिए होता है। और वर्तमान समय में तो सबको अपना जीवन आसान करने वाले उत्पाद और सेवाएं चाहिए। तो इस बाज़ार के अंतर को मापकर और कैसे ग्राहकों के जीवन का स्तर बेहतर किया जाए, अगर उद्यमी यह अंतर पता लगा लेता है तो वह उसको व्यावसायिक विचार के रूप में आसानी से ला सकता है। इसके साथ ही हमारी विक्रय शक्ति, जिसको अंग्रेजी में सेल्स फोर्स भी कहा जाता है, ये वो लोग होते हैं जो व्यवसाय के विक्रय को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनका ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, ये ग्राहकों से टच में होते हैं, ये उनसे बातचीत करते हैं, ये उनके पास जाते हैं उत्पाद को बेचने के लिए। इसीलिए ग्राहकों से सबसे अधिक, ग्राहकों के संबंध में सबसे अधिक जो अनुभव होता है बांटने के लिए, या ग्राहक वास्तव में क्या सोचते हैं, उनकी क्या पसंद नापसंद है और वो क्या बदलाव चाहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ज्ञान आपके विक्रय शक्ति को ही होता है। तो आप उनसे बात कीजिए। अगर आप पहले से विद्यमान उद्यमी हैं और नया कोई उत्पाद या सेवा लाना चाहते हैं या अपने वर्तमान उत्पाद में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप अपनी विक्रय शक्ति से बात कीजिए, उनके अनुभवों को सुनिए। वो आपको बताएंगे, क्योंकि वो मैदान पे काम कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए। इसी तरीके से हमारे वितरण के चैनल, जिसमें वितरण के चैनल यानी वो श्रृंखला जिसके माध्यम से उत्पाद जो है वो उत्पादक से आपके ग्राहकों तक पहुंचता है, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। सबसे पहले उत्पादक के बाद आ गया होलसेलर, होलसेलर के बाद आ गया आपका रिटेलर, रिटेलर के बाद आपके एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके माध्यम से उत्पाद जो है वो अंतिम ग्राहक तक पहुँचता है। तो जिस तरीके से आपकी विक्रय शक्ति का ग्राहकों से सीधा संपर्क होता है, उसी तरीके से आपके वितरण के चैनल कि जितने भी माध्यम होते हैं, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो एजेंट हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो बाज़ार में सीधे काम कर रहे होते हैं। आप उनसे परिवर्तनों के बारे में जानकारी पे चर्चा कर सकते हैं। वो आपको ये बता पाएंगे कि बाज़ार में क्या चलन है, बाज़ार में किस वस्तु की मांग ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपने टारगेट्स, अपने लक्ष्य अचीव करने होते हैं। इसीलिए उत्पाद को कैसे ज़्यादा मात्रा में बेचा जा सके और कौन सा उत्पाद ग्राहकों की कसौटी पे खरा उतर रहा है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाता। तो आप उनसे भी बात कीजिए, चर्चा कीजिए और नए व्यावसायिक विचार को ढूंढने का प्रयास कीजिए। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उद्यमी के रूप में मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मुझे अपने ग्राहकों से सीधे संपर्क साधना है, तो आप अपने ग्राहकों का अनुभव सुनिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, आप उनको समय दीजिए, आप उनसे समय लीजिए, आप उनसे चर्चा कीजिए। आप ये जानिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, वो रोज़ाना की ज़िंदगी में क्या बेहतर चाहते हैं और कैसे इसे विशिष्टता के रूप में अपने उत्पाद या सेवा में लाया जा सकता है। तो जब आप अपने ग्राहकों से बात करते हैं, आप उन्हें सुनते हैं, उनकी पसंद नापसंद जानते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है जो किसी भी और स्रोत से बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि आपने जिनके लिए उत्पाद या सेवा लाई जानी है उनसे सीधे बातचीत की है बिना किसी माध्यम के। तो आपके ग्राहकों का अनुभव भी आपके व्यावसायिक स्रोत का एक माध्यम हो सकता है। अब विचार मंथन, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कहा जाता है, ये भी एक बहुत अच्छी विधि होती है जिनसे कई सारे व्यावसायिक विचारों को खोजा जा सकता है। अब इस विधि में किया क्या जाता है, लोगों का समूह बिठाया जाता है, उसमें सबको ये बोला जाता है कि हमें चर्चा करनी है, विभिन्न विचारों पर चर्चा की जाती है और इस प्रक्रिया में किसी भी विचार को नकारा नहीं जाता। यानी हर किसी का अपना विचार है, हर किसी के पास अपनी एक सोच है, हर किसी के पास अपना समस्या का एक समाधान है। सबको बोलने का मौका दिया जाता है, सबके विचारों को सुना जाता है। आपका विचार अच्छा है, बुरा है, किसी को बीच में रोका टोका नहीं जाता। तो जैसे हम कहते हैं ना, तूफान आता है, तो इसी तरीके से इस प्रक्रिया में बहुत सारे विचारों के तूफान को बढ़ावा दिया जाता है। लोग चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, हर विचार को बराबर रूप से महत्व दिया जाता है। तो जब इन सारे विचारों का एक तूफान सा आता है, उसमें से कुछ विचारों को ढूंढा जाता है, चुना जाता है। इस तरीके से विचार मंथन, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक बेहतरीन माध्यम होता है अपने व्यवसाय के लिए विचार को ढूंढने का। इसके साथ ही
अगर आप उद्यम में नए हैं, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी विशिष्ट कौशल की कमी है या मेरे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है, तो मुझे व्यावसायिक विचार ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, इसलिए मुझे पेशेवर लोगों से संपर्क करना चाहिए। तो यहाँ भूमिका आती है पेशेवर सलाहकारों की, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। इसके बदले वो अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाज़ार के विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें उस पर्टिकुलर विशिष्ट उद्योग या उत्पाद का बहुत ज्ञान होता है जिसमें आप काम करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से पेशेवर सलाहकारों से भी आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं और इस तरीके से व्यावसायिक विचार कई जगह से ढूंढे जा सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको उद्यमी के रूप में इस जज्बे को विकसित करने की कि आपको अपने व्यावसायिक विचार को ढूंढना कहाँ से है। अब यहाँ तो बात आई व्यावसायिक विचार ढूंढने की। आपने ढूंढ लिया, लेकिन क्या सारे विचारों को लिया जा सकता है उत्पाद को बनाने के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिल्ट्रेशन करना पड़ता है, व्यावसायिक विचारों का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे व्यावसायिक विचारों का मूल्यांकन किया जाए। इसके लिए उद्यमी कई सारे व्यावसायिक विचारों के समूह में से कुछ विचारों को चुनता है, किंतु उन सभी विचारों में से जो उसको सबसे अधिक सही लगते हैं, जो विभिन्न पैमानों पर परखने के बाद खरे उतरते हैं, उनको वह चुनता है। इसलिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि कई सारे विचारों के पीछे भागने से अच्छा है किसी एक विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उस पे तैयारी की जाए, जिससे सफलता की संभावना को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से विचार सृजन में कई सारे विचारों को ढूंढा जाता है, यानी आने दीजिए, विचार आने दीजिए, लेकिन विचार मूल्यांकन में से उनमें से छँटनी की जाती है। जो विचार बेकार लगते हैं या कम उपयोगी लगते हैं, उनको छांट दिया जाता है और जो विचार जिनमें लाभदायकता की उम्मीद होती है, संभावना होती है, उनको छांट के अलग कर लिया जाता है। तो इस छांटने की प्रक्रिया को व्यावसायिक विचार का मूल्यांकन कहा जाता है। व्यावसायिक विचार के मूल्यांकन के लिए कई सारे पहलू होते हैं, कई सारी तकनीकें होती हैं, जिनको आइए हम समझते हैं। सबसे पहला होता है स्वॉट विश्लेषण, जिसे आप एक सत्र में मुझसे और सुन चुके हैं, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स कहा जाता है। यह स्वॉट विश्लेषण होता क्या है? इससे उद्यमी को अपने आंतरिक और बाहरी कारकों को समझने में मदद मिलती है, जो किसी भी व्यावसायिक विचार की या अवसर की सफलता और विफलता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके माध्यम से व्यावसायिक विचार से जुड़ी शक्तियाँ, यानी स्ट्रेंथ उसकी क्या क्या हैं, उसकी कमज़ोरियाँ यानी उसके जो वीकनेसेस हैं वो क्या क्या हैं, उससे संबंधित अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और उसके क्या खतरे हो सकते हैं यानी उसके थ्रेट्स क्या हैं, इसके बारे में पता चलता है, जिससे उद्यमी को यह सही रणनीति तय करने में मदद मिल जाती है कि वह कैसे मैदान में उतरे और कैसे अपने प्रतियोगियों से चुनौती का सामना करे, प्रतिस्पर्धा करे और अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास कर सके। इसके साथ ही अगली तकनीक जिससे कि व्यावसायिक विचारों का मूल्यांकन किया जा सकता है वह है पर्यावरण मूल्यांकन, जिसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी कहा जाता है, क्योंकि आपके बहुत सारे आसपास के वातावरण, पर्यावरण आपके व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो उन बाह्य घटकों के बारे में जानकारी जुटाई जाती है जो व्यावसायिक अवसर को प्रभावी रूप से उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कई सारे बाह्य कारक होते हैं जिनसे उद्यमी का सीधे वास्ता पड़ता है, जैसे उद्योग में क्या चलन चल रहा है, व्यावसायिक वातावरण में क्या नया कुछ आया है। इन सारे कारकों को जानकर और समझकर उसका विश्लेषण कर व्यवसाय से संबंधित निर्णय उद्यमी द्वारा लिया जाता है। यह ये भी जानकारी देता है कि कौन से नए व्यवसाय चलन में आ रहे हैं, भविष्य किन चीज़ों का है, उन्हें लाने में क्या चुनौतियां हैं, व्यवसाय अपनी रणनीति कैसे तय करे कि इन चुनौतियों को अवसर में बदला जा सके और जो व्यवसाय की शक्तियां हैं उनका भरपूर दोहन हो सके। तो इस तरीके से स्वॉट विश्लेषण और पर्यावरण मूल्यांकन दोनों मिलके एक उद्यमी को बदलते हुए वातावरण का ज्ञान देते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद भी करते हैं, यानी उसका व्यावसायिक विचार जो है वह अपने व्यवसाय में कैसे उसे ढूंढे और कैसे बदलते पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठाए, यह भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग या पर्यावरण विश्लेषण से पता चलता है। इसके साथ ही एक और अच्छी तकनीक, बहुत अच्छी तकनीक होती है जिसे पेस्ट विश्लेषण कहा जाता है। पेस्ट यानी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल।
यानी हिंदी में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी घटक, बहुत सारे ये घटक जो हैं ये व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। यह एक प्रबंधन की तकनीक है जिसके अंतर्गत किसी संगठन को उन प्रमुख बाहरी तत्वों का मूल्यांकन करने में यह सक्षम बनाती है जो उसकी गतिविधियों या प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इससे संगठन को बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलती है। कई सारे बड़े संस्थानों पर बाहरी तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आप बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप हैं, आप बड़े उद्यमी हैं, तो इनका प्रभाव आप पे बेहद ज़्यादा होता है क्योंकि उनका संचालन वैश्विक घटनाओं से प्रभावित होता है। इसलिए यह बड़े उद्यमों और उपक्रमों के लिए यह विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यावसायिक विचार का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यानी केवल आप पे आंतरिक घटक ही प्रभाव नहीं डालेंगे, आप पे ये बाहरी घटक भी बराबर रूप से प्रभाव डालेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तत्व व्यवसाय को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उनके क्या क्या प्रभाव होंगे और आपको अपनी तैयारी इनके हिसाब से कैसे रखनी है, क्योंकि बाह्य तत्व या बाह्य कारक जो हैं वो एक उद्यमी के नियंत्रण के बाहर होते हैं। उनसे चुनौती का सामना करने के लिए रणनीति काम आ सकती है, लेकिन उद्यमी उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। इसलिए आपकी रणनीति भी पेस्ट विश्लेषण के आधार पर उतनी बेहतर ही होनी चाहिए। तो यह विश्लेषण व्यवसाय को यह जानने में मदद करता है कि उसे कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उनसे कैसे निपटना रहेगा। यह भी तैयारी करने में सहायता मिल जाती है कि व्यवसाय को कौन कौन से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स या घटक जो हैं प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा बदलाव बड़े स्तर पर आता है या करना होता है तो उसका व्यवसाय पे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सारे घटक जो हैं बड़े बदलाव का ही एक एक रास्ता तय करते हैं। अब इसके साथ ही बाज़ार अनुसंधान, ये भी मूल्यांकन का एक बड़ा आधार होता है। बाज़ार अनुसंधान इस निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है कि बाज़ार में किस वस्तु, उत्पाद या तकनीक का चलन है और उसके अनुसार उससे बेहतर वस्तु कैसे बनाई जाए। जो चल रहा है वो बिल्कुल नहीं, आप उससे बेहतर क्या ला सकते हैं, यह बाज़ार अनुसंधान ही आपको अंतर मापने में मदद करता है। उद्यमी विश्लेषण करता है, यह पता लगाता है कि बाज़ार में क्या है लेकिन ग्राहक क्या चाहते हैं। इस अंतर को वह कैसे प्रभावी तकनीकों के माध्यम से, रणनीति के माध्यम से अंतर बांटने का या मापने का प्रयास करता है। तो बाज़ार अनुसंधान सर्वे, इंटरव्यू, अवलोकन आदि से किया जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है, जैसे आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं ग्राहकों का, ऑब्जर्वेशन है आपका, अवलोकन है, ये पता लगा सकते हैं कि बाज़ार का अंतर क्या है और उसे आप उद्यमी के रूप में कैसे पाटेंगे। अब प्रतियोगी विश्लेषण या प्रतियोगिता का विश्लेषण भी एक तकनीक है जिसके द्वारा व्यावसायिक विचार का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रतियोगी विश्लेषण अर्थात अपने व्यावसायिक विचार की तुलना अपने प्रतियोगियों के उत्पाद से करना, यानी उनके उत्पाद में ऐसा क्या विशिष्ट है, वह कैसे भिन्नता पर काम कर रहे हैं, उनकी विज्ञापन की रणनीति क्या है, उनके यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस क्या हैं, उनके उत्पाद की क्या विशिष्टताएं हैं, कीमत पे वो कैसे काम कर रहे हैं, कीमत वो कैसे तय कर रहे हैं। आप उसके हिसाब से अपने उत्पाद में ये सारी चीज़ों को कैसे लेकर आएंगे और कैसे आप प्रतियोगिता को तोड़ेंगे, बाज़ार में घुसेंगे और उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह आपके प्रतियोगी विश्लेषण से ही आपको इस बात का विचार आता है। तो जितनी मजबूत व्यावसायिक विचार की आपकी प्रक्रिया होगी, जितना मजबूत आपका व्यावसायिक विचार होगा, उतना ही आसान आपके लिए होगा आपके प्रतियोगियों से सामना करना। तो इन विभिन्न पैमानों के आधार पर उद्यमी अपने जुटाए गए विचारों का मूल्यांकन कर यह पता लगाता है कि कौन सा विचार इन पैमानों के अनुसार व्यवहारिक है या प्रैक्टिकल है, जिसका चयन वह कर सकता है। तो इतने सारे मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद उद्यमी को अब यह ढूंढना है कि जो व्यवसाय के विचार उसने छांटे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो विचार है, व्यावसायिक विचार है, कौन सा विचार व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक व्यावसायिक विचार का चयन किस तरीके से किया जाए, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो व्यावसायिक विचारों को सृजित करने में कई सारे माध्यमों के द्वारा उद्यमी जो है वह विचार ढूंढता है, उनमें से कुछ विचारों की छटनी करता है और किसी एक विचार का उद्यमी द्वारा चयन कर लिया जाता है। किंतु यह बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें समय भी लगता है और इसका चुनाव काफ़ी विश्लेषण के बाद किया जाता है।
तो इस प्रकार कौन सा विचार चुना जाना है, उसके लिए कई सारी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है, उनको समझना ज़रूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं कौन से पैमाने हैं जिनको ध्यान में रखकर एक उद्यमी अपने निर्णय पर पहुंच सकता है। सबसे पहला, व्यवसायी को, उद्यमी को स्वयं को जो उचित लगे, यानी आपकी गट फीलिंग बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में, व्यावसायिक विचार का सबसे बेहतर माध्यम होता है उद्यमी की स्वयं की इच्छा, जो उसको ठीक लगे। आपका दिमाग, आपका मन किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जा रहा है, आप उसके साथ जाइए, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट ही तो है जो आपके व्यावसायिक विचार की सफलता तय करेगा। जब हम किसी और के कहने पे कुछ करते हैं तो उसमें वो बात नहीं आती, लेकिन उद्यमी बहुत सारी बातों को चूँकि बार बार देख रहा होता है, अवलोकन करता है, अनुसंधान करता है, तो उसकी जो गट फीलिंग होती है या जो उसके मन की इच्छा होती है, वो उसे रास्ता दिखाती है कि कौन से व्यावसायिक विचार का चुनाव किया जाना ठीक रहेगा। तो इस तरीके से उसे कौन सा विचार का चुनाव करना है, यह वह कई सारे लोगों से बातचीत करता है, सलाह लेता है, और अंत में वो पेशेवर सलाह भी इसके लिए ले सकता है। लेकिन जो उसे ठीक लगे, जो उसे उचित लगे, जो उसकी मन की इच्छा के अनुसार हो, उसे अपने ज्ञान कौशल के आधार पर अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते हुए उसी विचार का चुनाव करना चाहिए। अब इसके साथ आगे अगर बोलें, कौन सा घटक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है व्यवहारिक व्यावसायिक चुनाव को चुनने में, तो उत्पादन की लागत, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की लागत एक महत्वपूर्ण पैमाना है जिसमें यह देखा जाता है कि कच्ची सामग्री, श्रम, भाड़ा, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर लागत, आपकी परिचालन लागत कितनी आएगी, इन सब को निकालने के बाद क्या व्यवसाय को लाभ की एक निश्चित राशि प्राप्त हो पा रही है, क्योंकि व्यवसाय और उद्योग में बने रहने के लिए लाभ की एक निश्चित मात्रा की तो आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो ये सब देखने के बाद व्यवसाय का संचालन ठीक से हो पाएगा, लाभ बच पाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या नियंत्रण में रहेगी। उद्यमी इन सारी बातों पर विचार करता है और उसका जो तय करने का पैमाना होता है वह इसी पे ही आधारित होता है कि हाँ, मैं उत्पादन की लागत निकाल लूँगा, मुझे इतना लाभ मिल जाएगा, इतना पैसा बच जाएगा, जिससे कि मैं अपने व्यवसाय को संचालित कर सकता हूँ और उद्योग में बने रह सकता हूँ। तो इस तरीके से व्यवसाय की उत्पादन की लागत, उत्पाद या सेवा की उत्पादन की लागत भी एक पैमाना होता है। अब संसाधनों की उपलब्धता, आप बहुत कुछ बनाने का सोचते हैं, लेकिन क्या उसको बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हैं? क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री, कुशल श्रमिक, आपकी उत्पादन की तकनीक, जो चीज़ आपको बनानी है उसके लिए जितने भी रिसोर्सेज या संसाधनों की आवश्यकता है जो आपके द्वारा बनाई जानी है, उसके लिए जो आवश्यक संसाधन हैं, अगर वह आसानी से उपलब्ध हैं, विशेषकर कच्ची सामग्री, वो किन स्रोतों से आ रही है, उसकी उपलब्धता क्या है, वो कहाँ से आपको आसानी से मिल जाएंगे, उसकी लागत कितनी आएगी, क्या उनकी पूर्ति निरंतर बनी रहेगी उस कच्ची सामग्री की, ये सारे संसाधन अगर आपके पास आसानी से उपलब्ध हैं, जैसे कच्ची सामग्री हो गई, कर्मचारी हो गए, कुशल श्रमिक हो गए, मशीन हो गई, आपकी आवागमन की सुविधा हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, आपकी कम्युनिकेशन की सुविधाएं यानी संप्रेषण की सुविधाएं, अगर इन सब की उपलब्धता की स्थिति अच्छी है तो बहुत बेहतर है, आप अपने विचार के साथ आगे बढ़िए। अब इसके साथ ही बाज़ार में मांग क्या है, जिस व्यावसायिक विचार का आप चुनाव करने जा रहे हैं उसके संबंध में यह विश्लेषण बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या आपने बहुत अच्छा व्यावसायिक विचार ढूंढ लिया, आपको बड़ा ही वो क्लिक कर रहा है, आपको सलाहकार भी बोल रहे हैं नहीं यह बढ़िया विचार है, लेकिन क्या बाज़ार में उसकी स्वीकार्यता होगी, क्या ऐसे किसी उत्पाद की मांग है, अगर नहीं है तो आपको उसकी मांग पैदा करने में कितना समय लगेगा, क्या उसको चुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा। ऐसा तो नहीं कि उसको लाभदायक होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन क्या आप उस दौरान उस घाटे को, उस हानि को उठाने के लिए तैयार हैं, या ब्रेक इवन पर पहुंचने में, समविच्छेद बिंदु पर पहुंचने में अगर थोड़ा समय लग रहा है तो क्या आप उतना इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ, तो आप फिर अपने व्यावसायिक विचार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आती है कोषों की उपलब्धता। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। जिस उत्पाद अथवा सेवा को आप बनाने जा रहे हैं उसके लिए पर्याप्त मात्रा में कोष हैं
आसानी से जुटाए जा सकते हैं, उन्हें जुटाने के लिए कितना परिश्रम लगेगा, उसकी लागत क्या आएगी, यानी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी, यह भी आपको देखना पड़ेगा। यह सब भी व्यवसाय विचार को चुनने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जितनी आसानी से आपको पैसा मिलेगा, जितनी आसानी से आपको कोष मिल पाएंगे, उतनी ही आसानी से उद्यमी अपने विचार को मूर्त रूप दे सकता है, क्योंकि सारा पैसा खुद का तो लगाया नहीं जा सकता, आपको बाज़ार से भी पैसा लेना है। तो कितनी आसानी से आप पैसा जुटा सकते हैं, आपका निर्णय इस बात पर भी निर्भर करेगा। इसके बाद प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यवहार्यता, आपका विचार, उद्यमी को जो विचार आता है, आपका जो विचार है, क्या वह व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता है, या वह ऐसा विचार है जो काल्पनिक रूप में या कल्पना में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पे उसे लाया नहीं जा सकता। तो आपका विचार जितना व्यवहारिक रूप से ठीक है, जितनी आसानी से आप संसाधन जुटा सकते हैं, जितनी आसानी से आप उसको एक फिज़िकल फॉर्म या एक आप मूर्त रूप दे सकते हैं, और आप जितनी आसानी से अपने सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आदि चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होते हैं और उस घटकों पे अपने विचार को खरा पाते हैं, तो आप अपने व्यावसायिक विचार को मूर्त रूप देने में सक्षम होते हैं और आप आसानी से उसे बाज़ार में ला सकते हैं। सरकार जो है कई सारी सहायताएं प्रदान करती है उद्यमों को। कुछ विशेष उद्यम होते हैं जिनको सरकार जैसे सब्सिडी हो गई, रियायत हो गई, छूट हो गई, या कोई विशेष प्रोत्साहन होता है वह देती है। तो अगर सरकार किसी विशिष्ट उद्यम या उत्पाद को अपने तरफ से प्रोत्साहन के रूप में कोई सहायता दे रही है, तो वह भी व्यावसायिक विचार चुने जाने का एक पैमाना होता है। तो व्यावसायिक विचार के चुनने में सरकार अगर उस वस्तु को या उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान कर रही है, छूट प्रदान कर रही है, तो आप जाइए, बिल्कुल उस उत्पाद को लेके आगे बढ़िए, क्योंकि यह छूट, यह प्रोत्साहन आपकी लागत को कम करने में मदद करेगी और आपके चुनाव का एक बड़ा पैमाना बन के उभरेगी, क्योंकि इससे आपके लाभ की मात्रा, लाभ की राशि थोड़ी सी बढ़ जाती है। और ये छोटे छोटे जो बचत के रूप होते हैं, दीर्घकाल में ये बड़ा लाभ का रूप लेते हैं। इसीलिए यह सरकार द्वारा दी गई रियायतें दीर्घकाल में बड़ा अच्छा प्रभाव डालती हैं और आपकी लाभदायकता को बढ़ाती हैं। इसके साथ ही तकनीकी उपलब्धता भी आपके चुनाव का एक पैमाना होता है। उत्पादन को बेहतर और प्रतियोगी बनाने के लिए किस तकनीक की आपको ज़रूरत है, कितनी उन्नत तकनीक की आपको ज़रूरत है, कौन सी तकनीक का उपयोग आप उसका प्रयोग करने जा रहे हैं, तो क्या वह तकनीक आसानी से उपलब्ध है, क्या वह आपके बजट में है, क्या वह तकनीक जिसे आप चाह रहे हैं उसे बाहर से तो नहीं मंगवाना पड़ेगा, क्या उसे आयात तो नहीं करना पड़ेगा, या क्या वह मुश्किल से तो उपलब्ध नहीं है। ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और इसके साथ ही तकनीक उपलब्ध होना केवल पर्याप्त नहीं होता, उस तकनीक को चलाने के लिए क्या आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स या कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, उसकी लागत कितनी आएगी, ये सारी बातें जब समझ जाएंगे, उद्यमी समझ जाएगा, तो वह देखेगा कि हाँ, तकनीकी रूप से यह सक्षम है, इस उत्पाद को लाया जा सकता है, तकनीक और उससे जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वह भी आसानी से उपलब्ध हैं, तो इस पे काम किया जा सकता है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि व्यावसायिक विचार कई सारे माध्यमों से मिल सकता है, बस उद्यमी को लगातार नज़र बनाए रखनी होती है, चर्चा करनी होती है, जिसके द्वारा वह सर्वश्रेष्ठ विचार का पता लगा सके। व्यावसायिक विचारों का मूल्यांकन भी बहुत ध्यान से किया जाना होता है, क्योंकि विभिन्न घटकों को समझना, उस जानकारी को जुटाना और उसमें से जानकारी को फ़िल्टर करना व्यवसाय के शुरू करने का ज़रिया होता है, और इसे ध्यान से किए जाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या लेना है, क्या हटाना है और क्या सर्वश्रेष्ठ होगा, यह उद्यमी को बाज़ार से ही पता चलता है। और अपने सारे ज्ञान से वह जब यह जान लेता है, तो वह बाज़ार में अपने उत्पाद या सेवा के माध्यम से एक अपना अलग स्थान बना लेता है, लोगों के दिल में उतरता है और लंबे समय तक बाज़ार में बना रहता है। आज हमने व्यावसायिक विचार के स्रोत और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए इस पे चर्चा की, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अपने लिए एक व्यावसायिक विचार, बेहतरीन व्यावसायिक विचार ढूंढने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल मुस्तैद हो चुके हैं। तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए।